नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CTET 2024 के ऑनलाइन आवेदन अब स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। अगर आपने अभी तक CTET 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसकी अंतिम तिथि है 23 नवंबर और इसका एग्ज़ाम होना है जनवरी में। कब होना है? जनवरी में। तो CTET अगर आपको पास करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है? CTET 2024 का सिलेबस क्या है? CTET 2024 मैथ एंड साइंस और SST लेवल 2 का मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस, वो भी हिंदी में, कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी चैनल के माध्यम से करवा दिया है। संपूर्ण जानकारी दी आपको। 30 नंबर की CDP आएगी, 30 नंबर की प्यारे साथियों आपकी लैंग्वेज भाषा फर्स्ट आएगी, 30 नंबर की भाषा सेकंड आएगी, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, और एक एक टॉपिक मैंने बताया वो भी हिंदी भाषा में। चलिए अब बात करेंगे हम सिलेबस के बाद तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको करने होंगे प्रीवियस ईयर पेपर। क्या करने होंगे प्यारे साथियों? प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने होंगे, और वे पेपर आपको इसी चैनल पर ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल पर मिलेंगे। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे CTET 2024 के लिए। अगर आप मैथ साइंस सब्जेक्ट से हैं, अगर आप SST सब्जेक्ट से हैं और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेवल 1 की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस चैनल पर आपको CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रीवियस ईयर पेपर। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है CTET 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का। कौन सी का? 2018 का। हम सभी बात करेंगे 2018 वाले, 19 वाले, 20 वाले, जितने भी हुए हैं ना, 19 में हुए हैं या नहीं हुए, 20 वाले, 21 वाले, 2023 के अगस्त 2023 तक के जो पेपर हुए हैं ना, सभी इस चैनल के माध्यम से करने वाले। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे ना, तो मान के चलिए आपके 90+ नंबर आ जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए देखिए, यहाँ पर दे रखे है परीक्षा की अवधि कितनी मिलेगी आपको, 2.5 घंटे मिलेगी, 150 पर्सन होंगे। और यहाँ पर आगे देखिए, और ये आपका सिलेबस होता है, इस प्रकार का ही पेपर आएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1 से लेकर 30%, गणित और विज्ञान के 31 से 90, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के 31 से 90, क्योंकि आपको, अगर आप मैथ साइंस से है तो आपको ये पार्ट करना है, अगर आप SST से हैं तो ये पार्ट करना है। भाषा फर्स्ट देखिए, भाषा सेकंड देखिए, आप अलग भाषा भी चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये भाषा भी चुन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे CDP के पहले पर्सन की। यहाँ पर देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये रहा आपका पर्सन नंबर 1। दोनों पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ इंग्लिश का और दूसरी तरफ है हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम से है तो हिंदी वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर के केंद्रीय भाग, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अग्रंगों की ओर का विकास दर्शाता है। परिधि से अंगों की ओर, हमें पूछा है परिधि की ओर, केंद्र से। देखिए शानदार क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर प्यारे साथियों, या अंगों की ओर, या कह रहे हैं
अंगों की ओर विकास दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अंगों की ओर विकास दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इससे आपको पता चलेगा कि सीडीपी के क्वेश्चन किस लेवल तक पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, देखिए हमें बताना है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। किस प्रकार की संस्था है ये हमें बताना है, जहां पर क्या किया जाता है, स्कूल में बच्चों को प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है? नहीं प्यारे साथियों। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है? नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है? नहीं। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपको दे रखा है क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, मान के चलिए आप जुड़ ही चुके हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आप किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर आप उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं प्यारे साथियों, या पोशाक पहनते हैं जो अन्य लोग पहनते हैं, और आप शिक्षक समूह से जुड़ चुके हैं, तो आप किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या समूह की पहचान का कर रहे हैं, या समूह आज्ञाकारिता का कर रहे हैं, समूह निर्देश अनुपालन का कर रहे हैं, या समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं? तो आप पालन कर रहे हैं प्यारे साथियों वो समूह की अनुरूपता का। किसका? समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजी के विकास, किसके? पियाजी नहीं है, पियाजे के विकास के रेगिस्तान देकर चरण में प्राप्त हो जाती है। कौन से चरण में? तो पियाजी के नियम के कितने चरण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन से चरण में होती है वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा? तो ये होती है संवेदी गामक चरण में। कौन से चरण में? संवेदी गामक चरण में वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्यारे साथियों विकसित हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है, तो किसके? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, देखिए ऑप्शन विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता तो एक दिन जरूर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? ध्यान से देखिए, रेगिस्तान देकर दे रखा है हमें महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी आयु के बालक है? वो होते हैं 18 से 24 महीने के बालक। 18 से 24 महीने के जो बालक होते हैं ना प्यारे साथियों, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो प्यारे साथियों, अगर आप एसएसटी से हो, अगर प्यारे साथियों आप मैथ साइंस से हो, अगर आप लेवल फर्स्ट से हो, तो सीडीपी के यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आने वाली इसी प्रकार की वीडियो के लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सृजनात्मकता को रेगिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को रेगिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है सृजनात्मकता को? वो माना जाता है विविध सोच। किससे संबंधित है? विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत नियमों? तो ये आएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि संबंधित। क्या हो जाएगा? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है ना, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? भाषा निर्धारित ऐसी स्थिति को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है वह? तो वो करता है प्यारे साथियों अनुमानी विधि का। किसका उपयोग करता है? अनुमानी, क्योंकि वो किस पर? परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है, यानी वो अनुमानी विधि का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दिव्या अक्षर। कौन? दिव्या अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है वो? ये हमें बताना है। तो वो करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। कौन सी विधि का? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का वह उपयोग करती है। यानी ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो यह कथन किसको बताता है? ये बताता है प्यारे साथियों लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। क्या? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ये कौन सा बात बताती है? पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। कौन करता है? समाज। और ये बताता है लैंगिकता एक सामाजिकरण अवतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और ग्रेडिंग संचय प्रणालियों के उदाहरण है। तो कौन कौन से ये उदाहरण किसके हैं प्यारे साथियों? ये हमें बताना है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के आकलन की गणन विधि के। किसके? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण है ये ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, ग्रेडिंग संचय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन
शिक्षकों की सहायता करता है। देखिए ध्यान से देखिए, अधिगम कर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? तो वो करता है शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। किसका मूल्यांकन करने में? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में ये प्यारे साथियों सहायता करता है। क्या? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है तो कौन से सिद्धांत पर होती है? समता एवं समान अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 समता एवं समान अवसर पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर फिर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। कौन से वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में। कब? 2016 में प्यारे साथियों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, व्यक्तिगत विविधताओं को वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। गलत है प्यारे साथियों। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी फिर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कौन से वर्ष? तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्यारे साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। किससे ये तात्पर्य है? कौन सा तात्पर्य है? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो ये तात्पर्य है प्यारे साथियों अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। किससे? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। स्व जागरूकता एवं सृजनात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो ये किस में अंतर्निहित है? ये सभी योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि, तो ये अंतर्निहित है प्यारे साथियों संज्ञान बोध में। किसमें? संज्ञान बोध में ये अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो वो सभी को पता है, वो कहलाती है मूर्त सोच। किस प्रकार की सोच कहलाती है? वो मूर्त सोच कहलाती है। जब प्यारे साथियों बच्चे दी गई या प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। यानी विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना कौन सी विधि कहलाती है? तो प्यारे साथियों वो कहलाती है विभेदी अनुदेशन विधि। विभेदी अनुदेशन विधि कहलाती, यानी ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रतिपालन अधिगम एवं विशिष्ट। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के रेगिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। कौन से चरण का पूर्ववर्ती होता है ये? तो ये होता है प्यारे साथियों सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती। कौन से चरण का? सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती होता है कौन सा? विशिष्ट चरण। कौन सा? प्रतिपालन। कौन सा? प्रतिपालन सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संजोग का यह मानना कि संज्ञान और भाव होते हैं। संज्ञान और भाव किस प्रकार होते हैं संजोग के अनुसार प्यारे साथियों? तो वो होते हैं स्वतंत्र। कैसे? स्वतंत्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है तब शिक्षक? तो प्यारे साथियों वो कर रहा है उस समय हमारी कौन सी विधि हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रतिरूपण विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? प्रतिरूपण विधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर मैन और जेनिस, कौन है? मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। कौन से बच्चे? निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसको व्यवहार प्रस्तुत करता है या उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो किस प्रकार का ये व्यवहार है प्यारे साथियों? तो ये है सतर्कता। कौन सा? सतर्क व्यवहार है उनका ये, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो किस प्रकार करता है प्यारे साथियों? तार्किक रूप से। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर ही प्यारे साथियों कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29? जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे सवै आनंद लेते हुए अनुभव करते हैं ना, या प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। कौन से प्रकार का कार्य है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य प्यारे साथियों कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और क्या है? बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, संप्रस और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? वो किया जाता है गति बोधक में। गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी संवेदनाएं? अधिगम संवर्धन हेतु प्यारे साथियों दृश्य, श्रव्य, संप्रस और गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन CDP के ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वो करेंगे हम कल गणित और विज्ञान में, यानी मैथ और साइंस। भाषा फर्स्ट भी आने वाली, आगे भाषा सेकंड भी, SST भी आने वाली है। तो ये हो गई CDP के 30 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।